हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल देख के आए हो, PS1 पोन्नानी सेल्वन जो मणिरत्नम सर की मूवी है, आज उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो PS1 है मणिरत्नम सर की पोन्नानी सेल्वन मूवी, ये चोला एम्पायर या उस ग्लोरी जो साम्राज्य है चोला एम्पायर के, उससे रिलेटेड चीज़ें उस मूवी में बताई गई है। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चोला एम्पायर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर वगैरह, मतलब इवन मूवी के थ्रू भी कोई भी चीज़ करंट अफेयर्स में आती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे चोला एम्पायर के बारे में। तो चोला एम्पायर के बारे में क्या पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चोला एम्पायर के बारे में। सबसे पहले हाँ कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये हम देखेंगे, कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से रूलर ने एस्टैब्लिश किया, इसके बाद इसके सक्सेसर्स जो आए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब टेरिटरी एक्सपेंशन हम देखेंगे। थर्ड वन कि टेरिटरी एक्सपेंशन के अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मतलब आर्ट वर्क पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। कौन कौन से रूलर ने दिया है ये हम देखेंगे। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इवन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी प्रॉस्परस थी चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था उस ज़माने में चोला एम्पायर के। तो इवन पोस्ट भी एग्जिस्ट किया करते थे, क्या क्या पोस्ट दिया करते थे वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, मतलब लैंड ग्रांट्स, ज़मीनें दान करना, कैसे कैसे लोगों को, मतलब कैटेगरी वाइज लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों को ज़मीनें दान दी जाती थी। वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं और लैंड ग्रांट्स किस टाइप के हैं, नाम विथ टर्म्स, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कुछ इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका काम है वीडियो बिना स्किप किए फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरी देखनी, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे इस तरीके के बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं, शुरू करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला एम्पायर से, कि कैसे एस्टैब्लिश हुआ चोला एम्पायर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो चोला एम्पायर एस्टैब्लिश कैसे हुआ? चोला एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ 9th सेंचुरी में। कैसे एस्टैब्लिश हुआ? 9th सेंचुरी से पहले पल्लवास नाम की एक बहुत बड़ी एम्पायर एग्जिस्ट किया करती थी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी पल्लवास की टेरिटरी। तो हुआ क्या कि पल्लवास जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब उन्होंने बहुत बड़ी एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया और वहाँ पे अपॉइंट कर दिया लोकल रूलर्स, जिसे हम कहते हैं सामंत या फिर फ्यूडल लॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, तो जो पल्लवास थे तो उसमें उनके अंडर में बहुत सारे सामंत थे। तो ऐसे एक सामंत थे चोला फैमिली से बिलोंग करने वाले, विजयालया नाम के एक लोकल रूलर, जिसे सामंत कहते हैं। और वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? वो रूल कर रहे थे उरयूर नाम की एक प्लेस पे। ठीक है, तो जो पल्लवास है ओवरलॉर्ड है, उनके नीचे बहुत सारे सामंत हैं, उसमें से एक सामंत चोला फैमिली से विजयालया नाम के एक लोकल रूलर कहाँ पे रूल कर रहे थे? उरयूर में। ऐसे बहुत सारे सामंत होंगे। ऐसे ही दूसरे एक सामंत है मुत्तयूर नाम की एक लोकल रूलर सामंत, और वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? वो रूल कर रहे थे तंजावुर में। तो हुआ क्या कि हर एक रूलर चाहता है कि अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करे, या तो वो नेबरिंग सामंत को, जो बगल वाले सामंत होते हैं, उनको हरा के उनकी टेरिटरी को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि उनके ओवरलॉर्ड जो होते हैं, उनके ऊपर सुजरान, जिनकी सुजरानिटी में वो काम करते हैं, वो अगर वीक हो जाए तो उनको भी हराने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉरफेयर फॉर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड वेल्थ, हुआ क्या कि विजयालया जो चोला फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उरयूर में एग्जिस्ट किए हैं, उन्होंने अटैक कर दिया मुत्तयूर पे, मतलब दूसरे एक सामंत पे उन्होंने अटैक कर दिया जो तंजावुर में रूल कर रहे थे। अब अटैक हो गया, उन्होंने अटैक कर लिया, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया। युद्ध का परिणाम हुआ ये कि विजयालया
जीत गए और मुत्तैयूर हार गए। और विजयालया ने इस तरीके से जो तंजावुर है, तंजावुर जो टाउन है उस पर कब्जा कर लिया, उसके कैप्चर कर लिया मुत्तैयूर को हरा के। तो कुछ इस तरीके से कौन हुआ विनर? विजयालया। इस तरीके से जो चोला फैमिली है वो उरैयूर, जो एक छोटे से एक प्लेस पे रूल कर रहा होता था, वो एक्सपैंड किया फ्रॉम उरैयूर टुवर्ड्स तंजावुर। विजयालया ने कुछ इस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से तंजावुर पे हमला कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। अब हुआ क्या? और तंजावुर को उन्होंने प्रॉपरली डेवलप किया। साथ में तंजावुर में उन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है गॉडेस निशुम्भासुदिनी नाम की एक टेम्पल को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। किन्होंने? विजयालया ने। ठीक है, विजयालया ने कुछ इस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। अब नेक्स्ट उनके सक्सेसर्स कौन कौन से आए? कुछ ऐसे प्रोमिनेंट सक्सेसर्स आए जैसे कि राजा राजा वन आए। उनके टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। कैसे? जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरीके से पल्लवास जो नदन साइड में एग्जिस्ट किया करते हैं और पांड्यास जो साउथ में एग्जिस्ट किया करते हैं। बीच में चोला की एक छोटी सी फैमिली एग्जिस्ट किया करती थी, कंसंट्रेटेड थी। लेकिन राजा वन के आ जाने के बाद कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन हुआ। मतलब नॉर्थ में पल्लवास अपने ओवरलॉर्ड को भी हरा दिया और साउथ में पांड्यास को भी हरा के नदर्न एक्सपेंशन और सदर्न एक्सपेंशन दोनों साइड पे उन्होंने एक्सपेंशन किया चोला फैमिली ने। तो आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, पहला मैप और दूसरे मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, राजा वन के आने के बाद। तो राजा वन कब आए? राजा वन आए 985 में। उन्होंने भी काफ़ी कंट्रोल किया बड़े एरिया को और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्रेडिट उनको जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट राजेंद्र वन जो रूलर थे वो राजा वन के बेटे थे। काफ़ी पावरफुल रूलर थे वो। उनके टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। उन्होंने ना कि सिर्फ सदर्न इंडिया में कंसंट्रेटेड रहे, इवन उन्होंने गंगा वैली को भी मतलब गंगा वैली तक खुद को एक्सपैंड किया। श्रीलंका को मतलब कॉन्कर करके वहाँ तक अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी उन्होंने चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस अपना एक दबदबा बना दिया। तो कहने का मतलब उन्होंने गंगा वैली तक वो पहुंच गए, खुद उस चोला एम्पायर को एक्सपैंड किया उनके टाइम पीरियड में। किनके टाइम पीरियड में? राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में। तो गंगा वैली तक जाने की वजह से उनको एक टाइटल भी मिला जिसका नाम है गंगईकोंडा। दो नाम से है, गंगईकोंडा मतलब द रूलर हु हैज़ एक्सपैंडेड हिज एम्पायर अप टू गंगा वैली। उसकी वजह से उनको एक टाइटल मिला गंगईकोंडा। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या कि उनके टाइम पीरियड में उनको क्रेडिट दिया जाता है नेवी, जो एक नेवी डेवलप किया, क्योंकि उनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नेवल फोर्स डेवलप हुआ, ट्रेडिंग रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई, तो उनको एक क्रेडिट दिया जाता है नेवी डेवलप करने में। ठीक है, अब जब गंगईकोंडा उनको टाइटल मिल गया, इसके बाद उन्होंने एक सिटी भी डेवलप की प्रॉपर जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, जब उनको गंगा वैली तक उन्होंने जब कॉन्कर किया चोला एम्पायर को, तो उसके बाद उस टाइटल के बाद उन्होंने एक सिटी भी बाद में डेवलप की जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो राजेंद्र वन की कुछ इस तरीके से कहानी रह चुकी। ओके, सो आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरीके से राजेंद्र वन के आ जाने के बाद उनके पीरियड में ड्यू टू हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चोला एम्पायर ने खुद को एक्सपैंड किया। ये ना सिर्फ सदर्न इंडिया में कंसंट्रेटेड रहे बल्कि गंगा वैली तक उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया और जो श्रीलंका में बची कुची टेरिटरी थी उसको भी कॉन्कर कर लिया। ना कि सिर्फ ये वाले एरिया बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो कि प्रेजेंट डे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया है, वहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस हो गया। मतलब उन्होंने चोला एम्पायर को इतना एक्सपैंड कर लिया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे भी इन्फ्लुएंस हो गया। और आप इस ब्लू जो लाइन है आप इससे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड रूट्स भी डेवलप हो गए चोला एम्पायर में इनके टाइम पीरियड में। तो मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ट्रेड चलता था, इवन अप टू चाइना, जापान तक इनके ट्रेड रूट्स डेवलप हो गए थे। तो इस मैप में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से ना कि सिर्फ एक्सपेंशन हुआ, टेरिटरी का इन्फ्लुएंस हुआ, बट ऑल्सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी चालू हो गई इनके टाइम पीरियड में, और नेवल जो फोर्सेस है, जो नेवल पावर्स है, वो भी डेवलप हो गई थी राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में। तो
तो धीरे धीरे करके चोला एम्पायर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। चोला एम्पायर में किस तरीके से आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, स्कल्पचर डेवलप हुआ, ये हम पढ़ लेते हैं। तो जो स्कल्पचर की हम पहले बात कर ले तो स्कल्पचर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनते थे चोला एम्पायर में। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इन द होल वर्ल्ड इस पीरियड, इट्स टाइम पीरियड में, चोला टाइम पीरियड में बने थे। और ब्रॉन्ज के स्कल्पचर, ये ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बेसिकली डेटीज़ के होते थे, भगवान के, और इवन ऐसा भी होता था कि वो डिवोटीज़ के भी बना देते थे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर। तो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे चोला एम्पायर में। अब आते हैं आर्किटेक्चर पे, मतलब कि टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, इवन विथ स्कल्पचरल मार्वल्स से बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। कहने का मतलब जो टेम्पल्स हुआ करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल वो कंस्ट्रक्ट करते थे, और उनके वॉल्स पे, मतलब टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में भी आपको नक्काशियाँ देखने को मिलेगी स्कल्पचर्स की, तो स्कल्पचरल मार्वल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके के आर्किटेक्चर, आपके जो भी टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में, वो द्रविडियन टाइप के आर्किटेक्चर होंगे, द्रविडियन स्टाइल के। हम आगे कभी भी पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में कि द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर सदर्न इंडिया में एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अचीवमेंट्स थे। अब कौन कौन से टेम्पल्स डेवलप किए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए कौन कौन से रूलर के द्वारा, ये देख लेते हैं। तो जो टेम्पल ऑफ तंजावुर है, जो टेम्पल्स ऑफ तंजावुर, ये किसने बनाया था? ये बनाया था राजा राजा वन ने। और जो गंगईकोंडा चोलापुरम वाली टेम्पल थी, ये किसने बनाया था? दैट इज़ बिल्ट बाय राजेंद्र वन। तो ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स, दो ऐसे टेम्पल्स हैं जो बहुत ही फेमस है चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में, जो राजा राजा वन और राजेंद्र वन ने बनाया था। आपको मैं इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी अभी। तो ये है इसकी फ़ोटोज़, टेम्पल ऑफ तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम का। ओके, सो राजा राजा वन ने बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल। ये काफ़ी खूबसूरत द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर वाला टेम्पल है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे गंगईकोंडा चोलापुरम वाला टेम्पल, ये वाला टेम्पल जिसको बिल्ड किया था राजेंद्र वन ने। ये भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पल्स वेयर द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट। कहने का मतलब क्या कि मंदिर के आसपास लोग रहने लगे, या तो वो रहते हैं या तो वो काम करके, टेम्पल्स के लिए काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। फॉर एग्जांपल पुजारी, प्रीस्ट वगैरह हो गए, गार्लैंड मेकर, फूल मालाएं बनाने वाले हो गए, कुक हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, क्राफ्टमैन जो आर्ट वर्क करने वाले, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं वो हो गए, स्वीपर साफ सफाई करने वाले हो गए। तो ये सारे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेम्पल को, और बदले में वो जीवन यापन करने के लिए खाना खाते होंगे। तो होता क्या है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग जो होते हैं वो ज़मीनें दान करते थे टेम्पल्स को। इवन राजा ही नहीं, बड़े बड़े मर्चेंट जो लोग होते हैं वो अपनी ज़मीनें दान करते थे टेम्पल्स को। तो टेम्पल के लिए लैंड ग्रांट जब किया जाता था तो उस लैंड पे, उस ज़मीन पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती थी, मतलब प्रोडक्शन किया जाता था, अन्न उगाए जाते थे, और जो भी प्रोड्यूस होता था वो यूज़ किया जाता था ऐसे लोगों के मेंटेनेंस के लिए। मतलब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे और बदले में इनको भोजन दिया जाएगा, मतलब इनको खाना दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो टेम्पल के लिए भी काम करते थे, और टेम्पल के लैंड से कल्टीवेटेड जो भी प्रोड्यूस होता था उसको वो कंज्यूम करते थे, उनके मेंटेनेंस के लिए काम किया जाता था। तो एक तरीके से एक हब हो गया, और सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल एक हब कहा जाता था टेम्पल्स को, और उसी के इर्द गिर्द लोग रहने लगे, वहाँ पे रिसाइड करने लगे, काम करने लगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड टेम्पल्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। जो चोला एम्पायर में कैसी कैसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। काफ़ी प्रॉस्परस एग्रीकल्चर होता था चोला एम्पायर में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि चोला एम्पायर बेसिकली रिसाइडेड था कावेरी रिवर के पास में। तो कावेरी रिवर एक डेल्टा बनाती थी। आपको पता होगा कभी भी कोई भी रिवर डेल्टा बनाती है तो उसकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जो कावेरी रिवर से बनने वाली जो डेल्टा है
उसमें जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉस्परस एग्रीकल्चर हुआ करता था चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में। तो हमको ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस था इस एम्पायर। ज़्यादा एग्रीकल्चर मतलब फर्टाइल होने की वजह से, सॉइल फर्टाइल होने की वजह से वो क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी तो ज़मीनों को लेवल करते थे, फॉरेस्ट को क्लियर करते थे। देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चोला एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स हुआ करते थे, उनके जो सेटलमेंट होते थे उसको बोलते थे उर। ठीक है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स है, उनका एक सेटलमेंट है, तो उस सेटलमेंट को हम बोलेंगे उर। तो ऐसे कितने सारे उर होते होंगे, उन सारे उरों को मिला के एक नाडु बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेस। फिर से मैं आपको बताती हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स होते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं सेटलमेंट, तो उसको हम बोलेंगे उर। ऐसे कितने सारे ग्रुप ऑफ पीजेंट्स होंगे, उनके सेटलमेंट होंगे, उन सारे उरों को मिला के एक नाडु बनता है, उसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ विलेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन नाडु में विलेज काउंसिल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो चोला किंग के नीचे काम करते हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है। होता यह है कि नाडु में काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं, विलेज काउंसिल होते हैं, उनको पोस्ट दिए जाते हैं। जैसे कि मूवेंद्र वेलन हो गया, अरियर हो गया। तो अगर हम मूवेंद्र वेलन की बात करें या अरियर की बात करें, इन सारे पोस्ट का काम, इन सारे ऑफिसर्स का काम ये होता है कि वो टैक्स को कलेक्ट करें, लोगों से टैक्स कलेक्ट करके टेम्पल्स में कुछ पैसे ग्रांट करें। इसके अलावा रिलेशनशिप अच्छे से एस्टैब्लिश करें सामंत और रूलर्स के बीच में, सामंत और सामंत के बीच में, मतलब एक टाइप का रिलेशनशिप मैनेजर कह सकते हैं। फिर टैक्स कलेक्ट करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करके देते हैं जब भी अगर कहीं ज़रूरत हो, जुडिशियल वर्क करते हैं ये लोग। तो कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है। मूवेंद्र वेलन का अगर हम काम की बात करें तो मूवेंद्र वेलन मतलब देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स, जैसे कि ब्रह्मदया एक सिस्टम होता था चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में, कि मतलब ब्राह्मण्स को ज़मीन दान करना। ज़मीन जैसे ब्राह्मण्स प्रशस्ति लिखते थे और उससे खुश होकर राजा ज़मीन देते थे, तो वो ज़मीन दान करने को, ब्राह्मण्स को दान करने जो सिस्टम होती थी उसको कहते हैं ब्रह्मदया सिस्टम। तो अब ये मूवेंद्र वेलन क्या करते थे, ये अकाउंटिंग रखते थे कि कौन से ब्राह्मण को कितनी ज़मीन मिली, इस तरीके की अकाउंट्स रखने का काम मूवेंद्र वेलन का होता था। फिर रिलेशनशिप देखते थे कि मतलब मेंटेन करते थे कि एक सामंत दूसरे सामंत के साथ किस तरीके से रिलेशन है, रूलर के साथ किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रखा है, ये सारी चीज़ें। और मतलब इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ करती थी मूवेंद्र वेलन की। सिमिलरली अरियर के भी जो चीफ होते थे उनकी भी कुछ इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती। कुछ ऐसे डिफरेंस होते थे बट हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ओके, सो चोला एम्पायर में सभा भी होती थी। सभा का मतलब होता है असेंबली। असेंबली किसकी? रिच इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स की, मतलब कि ऐसे ब्राह्मण्स जिनको ज़मीन दान में मिल चुकी है और बाद में जाके वो काफ़ी रिच इन्फ्लुएंशियल ज़मींदार हो चुके, तो ऐसे ब्राह्मण्स का एक एसोसिएशन वो बना लेते हैं और उस एसोसिएशन को हम बोलेंगे सभा। ये सभा करती क्या है? ये जो ब्रह्मदया सिस्टम है ना, ब्रह्मदया सिस्टम में जो भी ब्राह्मण्स को ज़मीन मिलती है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। जिस तरीके से मूवेंद्र वेलन रिकॉर्ड रखता है उसी तरीके से सभा भी रिकॉर्ड रखती है, कौन से ब्राह्मण को कितनी ज़्यादा ज़मीन मिली, कितनी कम मिली, उस तरीके से अकाउंट्स रखती है। अब ये क्यों रखती है? कि आगे चल के कोई ब्राह्मण को किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, ये सब चीज़ें। अब वर्किंग ऑफ सभा जो है वो कहाँ पे हमको पता चलता है? वो पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन जिसमें बताया गया कि कैसे सभा वर्क करती है, तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नगरम्स के बारे में। चोला एम्पायर में नगरम्स एग्जिस्ट किया करते थे। तो नगरम्स का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। इसका मतलब जिस तरीके से सभा में रिच इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण्स का असेंबली एसोसिएशन हुआ करता था, जिस तरीके से विलेज पे
जो नाडु मतलब जो नाडु है उसमें मूवेंद्रवेलन या अरियर जैसे पोस्ट वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करते थे विलेज में, उसी तरीके से एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन टाउन में वो देखते थे जो ट्रेडर्स हैं, और उसको हम उस एसोसिएशन को हम बोलेंगे नगरम्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक में, जो कि है टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स। कितने प्रकार के लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे चोला एम्पायर में, मतलब ज़मीनें दान करने को बोलते हैं लैंड ग्रांट्स। वो कितने कितने टाइप के थे, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को ज़मीनें दान में दिए जाते थे। कौन कौन से विथ टर्म्स हम समझेंगे। तो सबसे पहले वेलन वगई नाम की एक लैंड ग्रांट सिस्टम एग्जिस्ट किया करती थी। इसका मतलब नॉन ब्राह्मणिकल प्रोपराइटर्स को वो दिया जाता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मूवेंद्रवेलन नाम की एक रिच इन्फ्लुएंशियल एग्रीकल्चरल क्लास एग्जिस्ट करती थी नाडु में, जो चोला किंग के जस्ट नीचे काम करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप कनेक्ट कर सकते हो वेलन वगई मूवेंद्रवेलन, मतलब ऐसे पोस्ट कहाँ से आते हैं, जो ऐसे लैंड ग्रांट से लोग ज़मीनें लेते हैं, बाद में वही रिच हो जाते हैं। वही एग्रीकल्चरल क्लास के जो पीजेंट्स हैं वो बाद में रिच हो जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, और बाद में उनको ये पोस्ट मिल जाता है मूवेंद्रवेलन जैसे पोस्ट। तो ऐसे लोग एग्रीकल्चरल क्लास के जो ब्राह्मण्स नहीं हैं, बाद में उनको ज़मीनें मिल जाती है वेलन वगई लैंड ग्रांट वाली सिस्टम से। तो बाद में जाके वो इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं और लैंडलॉर्ड्स हो जाते हैं एग्रीकल्चरल क्लास के। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वेलन वगई लैंड ग्रांट। सेकेंड वन इज़ ब्रह्मदेया सिस्टम। ब्रह्मदेया सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे सिस्टम मतलब ऐसे लैंड ग्रांट वाले सिस्टम जो ब्राह्मण्स को दिए जाते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया। थर्ड वन इज़ द शलभोगा लैंड ग्रांट सिस्टम। इसका मतलब है लैंड गिफ्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, मतलब ज़मीनें दान दी जाती है और उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके जो प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो वो यूज़ किया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। तो ये है शलभोगा लैंड ग्रांट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ देवदाना, जिसको हम तिरुनामट्टुकनी भी बोलते हैं। ये एक ऐसा लैंड ग्रांट सिस्टम है जिसमें लैंड गिफ्ट किया जाता है टेम्पल्स को। हमने पिछले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या था कि ज़मीनें मंदिरों को दान में दी जाती थी और उसी मंदिर में कल्टीवेशन होता था, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था वो दैट इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग और हु आर गिविंग सर्विस टू द टेम्पल्स। तो मतलब ऐसे प्रीस्ट हो गए या स्वीपर हो गए या क्राफ्टमैन हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को वो मतलब उस कल्टीवेशन के लिए मेंटेन किया जाता था। तो ये था, हमने पढ़ चुके हैं देवदाना लैंड ग्रांट सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज़ पल्ली चचांदम। पल्ली चचांदम नाम की एक लैंड ग्रांट सिस्टम है। इट मीन्स लैंड गिफ्टेड टू द जैना इंस्टीट्यूशन। तो इतने सारे लैंड ग्रांट सिस्टम थे जो एग्जिस्ट करते थे चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में। तो हमने लास्ट टॉपिक भी कवर कर लिया आज के इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के, तो मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी। आई बटन में आप देख सकते हैं और मैंने एंड स्क्रीन भी डाली है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।